आज टेस्ट नंबर 8 है। जो सीरीज चल रही है इसमें से कुछ सवाल मैं बार बार बताता हूँ, उस पर मैं इम्पोर्टेंट बोल देता हूँ, कुछ को 100% बोल देते हैं। उनको विशेष तरीके से आप अंडरलाइन कर लेंगे, घर पे जाकर के हाईलाइट कर लेंगे उनको। लास्ट समय जो बचता है फिर उन्हीं पर ध्यान दिया जाएगा, उन्हीं सवालों पर, उन्हीं में से आएंगे भी बाकी सवाल। हाँ चलिए ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए एकदम से, ठीक है। जो व्यक्ति खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनका माइंड कई गुना काम करता है, 4 गुना काम करता कम से। पहला सवाल है, पोत से आप क्या अनुभव करते हैं। स्पर्श ज्ञान। पोत के बारे में मैं आपको सारे टेक्सचर दिखा चुका हूँ बोर्ड पर, ठीक है। टेक्सचर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, मानव निर्मित भी हो सकते हैं और प्राकृतिक निर्मित भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पर्श ज्ञान यानी किसी पोत को छू करके हम बता सकते हैं कैसा है, कैसा पोत है। अच्छा, पोत बनाने के जैसे ये है, इनसे भी टेक्सचर दिया जा सकता है टूल्स से। ये जो टूल्स हैं ये विभिन्न प्रकार के टेक्सचर देने के टूल्स हैं। ये ब्रश नहीं है, दिखाई दे रहा, जैसे इसमें देख सकते हैं, ये इसमें दिख रहा ठीक है। इनसे विभिन्न प्रकार के पोत बनाए जा सकते हैं। तो ये कैसे हो गए, ये मानव निर्मित हो गए। पहले मोटा रंग लगाया जाएगा, रंग का, और उसके ऊपर फिर इनसे टेक्सचर दे दिया जाएगा। जहां आप बैठे हैं, जैसे ही आंखें खुलती हैं तो हमारा जो संपर्क है पोत से होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हमारी आंखें खुलती हैं, जहां छुएंगे देखेंगे सब क्या है, पोत है, टेक्सचर है। प्रत्येक वस्तु में अंतर या उसकी पहचान किसके माध्यम से होती है, पोत के ही माध्यम से होती है। पोत के माध्यम से कैसी है, चिकनी है, खुरदरी है। आप देख के बताएंगे ना, देख के ही बता देंगे ये कैसा है, ये खुरदरा है। आप देख के ही बता देंगे कैसा है, चिकना है, बता देंगे ना। हाँ, तो वो सब यही है। पोत मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने जाते हैं। 3 प्रकार के माने जाते हैं। प्राप्त पोत, लिख भी सकते हैं। दूसरा सृजित पोत, प्राप्त पोत में क्या है, मानव निर्मित जितने भी हैं सब किस में आ जाएंगे, हाँ, प्राप्त पोत में। और सृजित पोत में और प्राकृतिक निर्मित, गुड। और इसमें सृजित पोत में हाँ, जैसे इन टूल्स की सहायता से ही बना सकते हैं और भी कई सहायता से बना सकते हैं। और अनुकृत पोत में अनुकरण या नकल कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के पोत होते हैं। केवल इतना ही पूछता है, पोत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के पोत हैं। धरातल की बनावट या गुण कहलाता है। बनावट को बुनावट भी बोल देते हैं कई बार। बुनावट का मतलब है जैसे ताना बाना होता है, ताना बाना क्या है, जो कपड़ा बनाया जाता है वो इनसे ही बनाया जाता है, ताना और बाना इन्हीं से बना, यही शैली है। हाँ, धरातल की बनावट या बुनावट या गुण कहलाता है क्या, पोत ही कहलाता है। यानी ये चिकना है पोत, सुंदर पोत है, कोमल पोत है, कठोर पोत है, किससे पता चलेगा, हाँ, बनावट से पता चलेगा। अंतराल क्या है, कलाकार का कार्य क्षेत्र है। अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है, समरंगन सूत्रधार में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा गया है, स्थान कहा गया है। अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है, उत्तर है अभिलषिता चिंतामणि में। अंतराल में रस विभाजन से क्या आशय है, हाँ, समविभाजन नहीं, हाँ, समान दूरी या चारों ओर से जिसका तल समान हो या
समान दूरी, हाँ ठीक है, केंद्र से समान दूरी, ये ठीक है। असम विभाजन में कलाकार की स्थिति क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ग्यारह नंबर सवाल है, ये 100% आने वाला सवाल है, आएगा ही आएगा, ना आने का कोई मतलब ही नहीं है इस सवाल का। रूप इसका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कैसे हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लिखिए आप। स्वर्ण विभाजन नियम है किसका? अनुपात का है। हाँ यूक्लिड का भी है, यूक्लिड का भी है। अगर किसी ने यूक्लिड लिखा तो अभी उसका ठीक कर देंगे। स्वर्ण विभाजन सिद्धांत कायदे में किसका? अनुपात का है। अभी यहाँ यही पूछ रहा है, ठीक है। यूक्लिड भी सही कर देंगे लेकिन अनुपात लिखेंगे। स्वर्ण विभाजन सिद्धांत होता क्या है? अनुपात होता है। कैसे? 1:2:3 लिख करके बताएं बोर्ड पर। ओके, समझा चुके हैं ना? उसकी यानी कि जो पिछली दो संख्याएं हैं उनका योग आएगा आगे। 1:2:3 ये तो पेपर में लिखा हुआ होगा, आपको क्या लिखना है फिर? पिछली दो संख्याओं का योग करके आप अगली संख्या लिख देंगे। जो अगली संख्या होगी उन 4 ऑप्शन में दी हुई होगी, कोई सी एक जो सही है उस पर निशान लगाएंगे, ठीक है भाई। स्वर्ण विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था यूक्लिड ने। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी 100% आएगा। अगर किसी ने लिखा है यूनान वासियों ने तो उसका भी ठीक कर देंगे, लिख लीजिए इनको। अगर किसी ने लिखा ग्रीक वासियों ने तो उसका भी ठीक करिए, लिख लीजिए इसको। क्योंकि तीनों में से उत्तर कोई सा भी आ सकता है इनमें से। अच्छा, एक और बात है, जो स्वर्ण विभाजन सिद्धांत है इसको गोल्डन रेशो सिद्धांत भी बोलते हैं। 1:616 बताएंगे, गोल्डन रेशो अनुपात भी कहते हैं। इसका स्वर्ण विभाजन सिद्धांत का एक नियम है, वो भी लिख लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए या पीछे लिख दीजिए। स्वर्ण विभाजन सिद्धांत का नियम पिछली दो संख्याओं का योग होता है। पिछली दो संख्याओं का योग होता है। जैसे 1:2, अगली संख्या आप बताओ। 3 वेरी गुड, 3 अनुपात, अनुपात भी लगाएंगे, 5 अनुपात 8 अनुपात 13 हाँ इतना बहुत है। कई बार ये सवाल इस तरीके से दे देता 5:8:13 कि अगली संख्या क्या होगी, तो क्या होगी? 21 होगी। फिर कई बार दे देता 13:21:34 के अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। तो फिर उसमें पहली जो दो संख्याएं उनका जोड़ करेंगे और अगली संख्या लिख करके देखेंगे उसके बाद। ऐसा नहीं अंदाज, ऐसे नहीं, ओके। क्या इनमें से ABCD कौन सा सही है, इस ए पे निशान लगा दिया। इसको पहले निकालेंगे कायदे से, निकाल करके तब देखेंगे। आगे लिखेंगे स्वर्ण विभाजन का मान, इसी में ही है। स्वर्ण विभाजन का मान 1.180 33 अनुपात के बाद की संख्याओं को 33 बोलते हैं, ठीक है। 98875 होता है। इसे 1/1.618 भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। 1/618। अगली लाइन से लिखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वर्ण विभाजन पीछे लिख सकते हैं, अगर किसी के जगह नहीं है तो पीछे लिख दीजिए, नंबर डाल करके, प्रश्न नंबर डाल करके लिखेंगे। स्वर्ण विभाजन
गणित व ज्यामितीय का एक अनुपात है। इसे दिव्य अनुपात भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, दिव्य अनुपात किसका है? स्वर्णिम विभाजन का। स्वर्णिम विभाजन किसका है? हाँ, यूक्लिड का। गुड। अनुपात भी कहते हैं। कौन सा अनुपात? हाँ, दिव्य अनुपात। अगला लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है इसका। ये सभी सवाल है जो आपको लिखवा रहे हैं, इन्हीं में से एक सवाल 101% मिलेगा। स्वर्णिम विभाजन को ग्रीक अक्षर फाई से दर्शाया जाता है। फाई से दर्शाया जाता है। फाई नहीं है, फाई अलग है। मैथ वाला नहीं है। पाई नहीं बोला, फाई नहीं बोल रहे हैं, फाई बोल रहे हैं। फाई फे आ ई, ये वाला फाई बोल रहे हैं। जैसे अंडा होता है, अंडा बनाएंगे और बीच में एक रेखा खींचेंगे, थोड़ी इधर निकली हुई, थोड़ी ऊपर निकली हुई, इसको कहेंगे फाई। दोबारा से देख लें, एक अंडा बनाएंगे, ये बीच में से और इसको बीच में से कट करेंगे। कट इतना करेंगे ऊपर नीचे दोनों साइड दिखाई दे, इसको कहेंगे फाई। स्वर्णिम विभाजन को ग्रीक अक्षर किससे दर्शाएंगे? फाई से दर्शाया जाता। कई बार बना हुआ भी आ जाएगा पेपर में। स्वर्णिम सिद्धांत को किससे दर्शाया जाता है? तो उसमें बने होंगे, त्रिभुज बना होगा, है, वर्ग, आयत, फाई, पाई, ऐसा कुछ बना होगा, तो उसमें से ये सही होगा। प्रकृति में लिखिए, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत होता है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत होता है जिससे शंकु है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो शंकुआकार होते हैं, देखें प्रकृति में, है ना। तो प्रकृति ने क्या है, संतुलन बना रखा है हर चीज का। जैसे फूल हैं, विभिन्न प्रकार के फूल हैं, विभिन्न प्रकार के फूलों में क्या है, संतुलन बना हुआ होता है। अंदर की पत्ती छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ऐसी तो होती है फूल में। किसी भी फूल को आप ऐसे देख सकते हैं, उसको इस तरीके से उन्होंने, प्रकृति ने बनाया है कि व्यक्ति उसकी तरफ क्या है, अट्रैक्ट होता है देख करके। जैसे पत्तियां हैं पेड़ की, पत्तियां कैसी बनाई है, वो संतुलन में बनाई है। वो जैसे पीपल की पत्ती है, वो इस तरीके से संतुलन में बना रखी है, बहुत अच्छी लगती है देखने में। जैसे किसी भी पौधे की पत्ती है, उसमें रेसे, उसमें कट, उसके कट जो है वो, और उसका जुड़ा बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। तो किसमें है, संतुलन के सिद्धांत में बनी हुई है। प्रकृति ने पहले से ही अपना रखा है संतुलन का सिद्धांत। सिद्धांत किसने बिगाड़ा है, वो मनुष्य ने बिगाड़ा है, मानव ने बिगाड़ा है सिद्धांत प्रकृति का। प्रकृति ने हर चीज संतुलित रखी है। जैसे एक, आपने साइंस तो पढ़ी होगी हाई स्कूल तक, सभी नहीं पढ़ी है, तो उसमें एक उसका है जीवन चक्र, एक होता वर्षा चक्र, पेपर में भी आता, पढ़ा होगा आपने। और जीवन चक्र में क्या है, जीवन चक्र में जैसे मान लिया जीवन चक्र यहां से शुरू हो गया, प्रकृति से शुरू हो गया। प्रकृति में
पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को किसने खा लिया? मान लिया, चलो हम यहाँ बना देते हैं, पेड़ पौधे को खा लिया टिड्डे ने। टिड्डे को किसने खा लिया? मेंढक खा सकता। मेंढक को किसने खा लिया? सर्प। सर्प को किसने खा लिया? अब बाज को कोई नहीं खा सकता, तो इसलिए ये क्या है? सर्वोच्च हो गया। सर्वाहारी नहीं, सर्वोच्च श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। सर्वोच्च श्रेणी, सर्वोच्च श्रेणी का उपभोक्ता कौन हो गया? सर्वोच्च श्रेणी का हो गया बाज। जब बाज मरेगा तो उसको कौन खाएगा? जीव जंतु खा लेंगे, गलाने सड़ाने वाले। वो कहाँ पर पहुंचा देंगे उसको? फिर कैसे चलेगा? फिर वही प्रोसेस है। तो प्रकृति ने हर एक चीज को संतुलित बनाया हुआ है। बिगाड़ किसने रखा है? मनुष्य ने बिगाड़ रखा उसको। तो जैसे गोल्डन सिद्धांत है, ये स्वर्ण विभाजन सिद्धांत है, इसको प्रकृति ने क्या है? बिल्कुल अच्छे तरीके से बना रखा है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं बनाई है। जैसे आप जहाँ पे उठे सुबह, आप मान लिया बेड से उठे, बेड कैसा है? गोल्डन रेशो में बना हुआ है, लंबाई चौड़ाई में बना हुआ है ना। अगर उसे चारों कोने इसके बराबर बना देते तो सुंदर लगेगा? वो नहीं लगेगा। आपने जैसे बेड से उठे, आप कहाँ पे गए? चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए बैठे मेज पर। मेज कैसी बनी हुई है? गोल्डन रेशो में बनी हुई है। वो लंबाई चौड़ाई उसकी अलग अलग है, चारों भुजाएं एक सी तो नहीं है। अगर एक सी होंगी तो वो देखने में क्या है? वो अच्छी नहीं लगेगी। फिर वहां से आप चले गाड़ी में बैठने के लिए। गाड़ी किस पे बनी हुई है? गोल्डन रेशो में बनी हुई है। गोल्डन रेशो बनी हुई है, लंबाई चौड़ाई उसकी एक अनुपातिक होती है। वहां से जाने के बाद कहाँ पहुंचे आप? ऑफिस में पहुंचे। ऑफिस के कमरे कैसे बने होते हैं? चारों भुजाएं बराबर तो होती नहीं है कमरे की, लंबाई चौड़ाई का रेशो होता है। तो वहाँ वो कमरे में फिर मेज पर बैठ के, मेज पर बैठ के लैपटॉप पे आपने काम किया। लैपटॉप किसमें बना हुआ होता? गोल्डन रेशो में, है ना। वहां से जाने के बाद फिर आप जो भी आपके सामने वस्तुएं आएंगी वो किसमें बनी होंगी? हाँ। जब व्यक्ति ने ये सब गोल्डन रेशो कहाँ से सीखा? वो प्रकृति से सीखा, क्योंकि प्रकृति ने कोई भी चीज ऐसी नहीं बनाई है जो गोल्डन रेशो में ना हो। जैसे तितलियां हैं, आपने देखी है तितलियां? तितलियों के ऊपर जो डिजाइन होता है वो गोल्डन रेशो में ही होता है। अगर एक डिजाइन इधर वाले पंख पर है तो दूसरे पर भी वैसा ही डिजाइन हो गया, अलग अलग हो सकता है। बनाया ना प्रकृति ने। कोई भी चीज ऐसी नहीं बनाई जो गोल्डन रेशो में नहीं है। ठीक समझ में आया? वेरी गुड, आगे पढ़ो। कौन सा सवाल चलेगा अंबिका? ओके। स्वर्ण विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? बताइए। यूनान या यूक्रेन? यूनानियों। अच्छा, किसी भी प्रश्न को काटिएगा नहीं, ऐसा नहीं मैंने वो बोला तो वही। कई सवाल ऐसे भी होते हैं जिसका उत्तर विपरीत हो सकता, अलग हो सकता, मतलब उससे थोड़ा बहुत इधर उधर वो सही होता है। कुछ ही सवाल हैं ऐसे, ऐसा नहीं सब में किसी ने जो भी लिखा उसका सही करेंगे। स्वर्ण विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? यूनान, ग्रीक। यूनानियों द्वारा विकसित स्वर्णानुपात का नियम है 3:5:8:13। अगर किसी ने 1 से शुरू किया तो उसका सही है। ठीक है भाई। चित्र का अंतराल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। लंबाई व चौड़ाई में फैले अंतराल को कहते हैं द्विआयामी अंतराल। द्विआयामी अंतराल की क्या विशेषता है पता है? सर उसमें लंबाई और चौड़ाई। वेरी गुड। लंबाई और चौड़ाई होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? द्विआयामी। उसको त्रिआयामी क्यों नहीं कहते आप बताइए राखी? सर त्रिआयामी से कहते सर, उस पे छाया प्रकाश का उसमें तीसरा आयाम होता ही नहीं है, लंबाई और चौड़ाई में ही होता हो। अगर तीसरा आयाम द्विआयामी तल पर दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? छाया प्रकाश के माध्यम से भ्रम दिखाएंगे, बना नहीं पाएंगे, उसको भ्रमित करेंगे हम, देखने वाले को लगेगा लेकिन वास्तव में होगा नहीं। आंखें हमारी, उसको लगेगा आंखों को कि उसमें तीसरा आयाम है लेकिन होता नहीं है। चित्र के तत्वों को व्यवस्थित एवं लय के साथ सामंजस्य से लाया जा सकता है, एकता से। सहयोग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष।
संतुलन प्रदान करता है स्थिरता। वर्ण संतुलन का अर्थ है चित्र में सुव्यवस्थित रंग योजना। सामंजस्य का तात्पर्य है, जो भी मैंने इसके सवाल लिखाए थे स्वर्ण विभाजन के, उन पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा सभी को। सामंजस्य का तात्पर्य है निरर्थक तत्वों का न होना। भाई सामंजस्य हम किसी चीज में तभी तो बैठा सकते हैं जब उसमें निरर्थक, जो फालतू की वस्तुएं हैं, फालतू के कलर हैं, वो उसमें ना हो। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं द्वारा, रूपों द्वारा और रंगों द्वारा। जैसे सामंजस्य कैसे स्थापित करेंगे दीपा? जो सामंजस्य स्थापित करेंगे, ध्यान दीजिए मेरी तरफ। अगर आपको किसी लड़के का चित्र बनाना है, अगर आप उसके बाल काले कर रहे हैं तो जूते भी कैसे करेंगे? काले करेंगे, है ना। अगर बाल और जूते में डिफरेंट टाइप के कर दिया आपने, तो फिर क्या है, उसमें संतुलन सही नहीं बन पाएगा। अगर बाल चलो और किसी टाइप के कर दिया आपने, तो फिर उसकी कैप बनाएंगे। कैप कैसी करेंगे? फिर कैप काली बनाएंगे। तो ये संतुलन बनाना। आपने कार्टून देखे होंगे, सिंचैन देखते हैं आप? हाँ, तो इसमें बने हुए संतुलन है उसमें। उसे देखना, कभी उसे ध्यान से देखना। कार्टून में बेहद अच्छा संतुलन बना करके उसको पेश करते हैं, तभी तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं उन्हें देखने के लिए। उनमें संतुलन होता है। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं द्वारा, रूपों द्वारा, रंगों द्वारा। अच्छा, रिदम का अर्थ है लय। गति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, रेखीय, वृत्तीय, घूर्णन। लहरदार गति से कौन सा भाव उत्पन्न होता है? कोमलता, लयात्मकता और मधुरता। कोणीय, इनके अलावा जो वहां पे लिखवा रखे हैं उनमें से भी किसी बच्चे ने कोई प्रभाव लिखा है थ्योरी वाला, तो वो भी आप लिख सकते हैं। कोणीय गति से भाव प्रकट होता है तनाव का, असुरक्षा का। ये कई बार आ चुके हैं पहले, इसलिए इनको बोर्ड पे नहीं दिखा रहे हैं आप। असुरक्षा का, अस्पष्टता का, व्याकुलता का, संघर्ष का, आघात का। असुरक्षा, अस्पष्टता, स्पष्टता नहीं लिखनी है, ए लिखना, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष, आघात आदि। सरल गति से भाव उत्पन्न होता है एक रसता का, विश्राम का, स्थिरता का, लिख दीजिए फास्ट, शांति का, कल भी समझाया था ये, मौन का, संतुलन का। जो भी इस तरीके के शब्द आते हैं, सवाल आते हैं, उन्हें कोशिश करिए किसी ना किसी से समान बिठाने की, समानता बिठाने की। जैसे अपने ऊपर ही आप ले लीजिए, सरल गति कैसी होती है? सीधी सरल गति। तो किसका भाव है? जब हम सोते हैं तो किसका भाव है? विश्रांति का, विश्राम का। स्थिरता का, कैसे हैं हम? स्थिर हैं। शांति का, बिल्कुल शांत हैं। मौन का, मौन है, या अपने ऊपर उसको ले सकते हैं आप। लयात्मक रेखा कैसी होती है? अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिए, जब भी आप पढ़ाएंगे, कहीं पर भी अच्छे कॉलेज में जाएंगे पढ़ाने के लिए, आप 100% किताब पर निर्भर ना रहो, ठीक है। बच्चे को ऐसे भी उदाहरण दो जो उससे आसानी से समझ सके। वो समझ रहे हैं ना? उस बच्चे को बेहद आसान तरीके से ऐसे उदाहरण दो जिनसे वो समझ सके। किताब को तो बाद में पढ़ लेगा वो। उसको पहला उद्देश्य है उसको समझाना, उसके दिमाग में हमें छापना। पहले वो उसका सिस्टम समझ जाए, उसके बाद उदाहरण तो अपना आप बनाने सीख जाएगा। उदाहरण बना सकते हैं ना, आपको बनाना बता दे, फिर आपको 1:2 बता दिया, तो आप उसके बाद जितने मर्जी बना दो। आप 1000 से शुरू करेंगे तो आप 1000 से बनाना शुरू कर दोगे, है ना। अब वो ऐसे सिखाना जरूरी होता है। लयात्मक रेखाएं कैसी होती हैं? वक्र, लावण्य, सुंदरता, माधुर्य एवं गति, ये इसके गुण हैं। प्रमाण का आशय है सही अनुपात से। माइकल एंजेलो ने मानव शरीर को कितने तालों में बांटा है? कई बार सवाल आ चुका है, 8 में। चित्र में निकट की वस्तुओं को बड़ा एवं दूर की वस्तुओं को छोटा दिखाने के सिद्धांत को कहते हैं परिप्रेक्ष्य या क्षय वृद्धि।
अगर कोई चित्र बना रहे हैं, हमें उसमें दूरी और पास और दूर दिखाना है, तो जो दूर दिखाना है तो उसको क्या बनाएंगे, छोटे। वैसे मान लिया दृश्य चित्र बनाना है तो हमें आदमी तो बड़ा बना दिया, चलो उसमें अगर जो चीज दूर दिखाना पहाड़, तो आदमी से क्या बनाएंगे, उसको छोटा बनाएंगे, या फिर धुंधला। ठीक है। हाँ, धुंधला तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उसे थोड़ा छोटा बनाएंगे। अगर आदमी छोटा दिखाना, पहाड़ बड़ा दिखाना, तो फिर पहाड़ को बड़ा बना देंगे। क्षितिज रेखा पर अधिकतम बिंदु हो सकते हैं 2। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, रेखीय परिप्रेक्ष्य और वायुमंडलीय परिप्रेक्ष्य। समांतर परिप्रेक्ष्य में क्षैतिज रेखा के बीच में जाकर मिल जाती है एक अदृष्ट बिंदु पर। जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार दृश्य को देखता है वह क्या कहलाता है? स्थिर बिंदु कहलाता है। स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? दृष्टिपथ कहा जाता है। क्षितिज रेखा के वे बिंदु जहां आकृतियों की दोनों या तीनों ओर की सीमा रेखाएं आकर मिलती हैं, वह क्या कहलाती है? अदृश्य बिंदु। चौकोर, डिब्बा, ईंट आदि किसके अंतर्गत आते हैं? घनाकार आकृति के। किसके? घनाकार आकृति। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 3। दर्शक को घन के 3 तल दिखाई देते हैं। पहले मैं आपको दिखा चुका हूं वैसे तो, ये फिर भी एक बार मैं बना देता हूं। ये क्या है? ये मैंने बना दिया घन। अच्छा, घन नहीं बना अभी, अब बनेगा घन। ये बन गया घन। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। कितने पार्ट दिखाई दिए? 3 ही पार्ट दिखाई देंगे घन के। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 3। होते कितने हैं? हाँ, द्विआयामी। जैसे आपने वो देखा, लूडो की गोट होती है गोटी, वो कितने तल होते हैं उसमें? अच्छा, पजल में भी होते हैं, ठीक है। द्विआयामी अनुअंकन के संदर्भ में कौन सी बात सही है? रूप व वर्ण का सरलीकरण। द्विआयामी अनुअंकन के लिए किस बात से बचना चाहिए? स्वाभाविक छाया प्रकाश से। अनुरंकन का प्रमुख गुण है द्विआयामी रूप। इस तरीके का सवाल आता नहीं है। द्विआयामी रूप। अनुरंकन का प्रमुख गुण है द्विआयामी रूप। अंकन का प्रमुख गुण कौन सा है? वस्तु के अनुरूप चित्रण करना। अनुरंकन में परिप्रेक्ष्य के नियमों का पालन किया जाता है या नहीं? नहीं किया जाता। गेरू में चर्बी मिलाकर सर्वप्रथम कलाकृतियों का निर्माण किया कहाँ पर? प्रागैतिहासिक मानव ने किया। किसमें मिलाता था चर्बी को और रंग को? पुट्ठे की हड्डी। हाँ, जानवर के पुट्ठे की हड्डी थी। जो पदार्थ रंग के कणों को बांधता है वह क्या कहलाता है? बाइंडर। टेम्परा चित्रण माध्यम के रूप में पायस का प्रयोग होता है। गोंद, अंडा, ग्लिसरीन। लकड़ी के धरातल पर बनाया गया कैसीन ग्राउंड और जिप्सम ग्राउंड पर चित्रण किया जाता है टेम्परा में। चित्रण की विधि कहलाती है तकनीक। भित्ति चित्रण की विद्या जिसमें प्लास्टर गीली होने पर रंगों को लगाया जाता है वह कहलाता है, गीली भित्ति पर है तो फ्रेस्को ब्यूनो, अगर सूखी होती तो हाँ। फ्रेस्को की 2 तकनीकें होती हैं, कौन कौन सी? फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को ब्यूनो। फ्रेस्को सेको होती है सूखी भित्ति पर कार्य, फ्रेस्को ब्यूनो गीली भित्ति पर कार्य। प्लास्टर की सूखी हुई दीवार पर खनिज रंगों से किया गया चित्रण कहलाता है फ्रेस्को सेको। सूखी भित्ति पर 53 में गीला है। यह है प्लास्टर की सूखी दीवार पर खनिज रंगों से किया गया चित्रण कहलाता है सूखी। हाँ, फ्रेस्को सेको ही तो है। उसने 54। ओके। दीवार का प्लास्टर गीला रहते हुए भी खनिज रंगों में चित्रांकन कर दिया जाता है वह कहलाता है फ्रेस्को ब्यूनो। जहाँ गीला शब्द है अपना आप ही ब्यूनो, और जहाँ सूखा है तो वहाँ पर अपना आप ही सेको।
फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है 3। फ्रेस्को सेको पर वार्निश की जाती है वैक्स वार्निश। भित्ति चित्रण की विद्या है टेम्परा, सिग्राफिटो और फ्रेस्को। ये आ जाती है पेपर में, इंपॉर्टेंट सवाल है। सिग्राफिटो विकसित हुई यूरोप में, इंपॉर्टेंट सवाल है। भित्ति चित्रण की परंपरा का आरंभ होता है अजंता से। भित्ति चित्रण की विद्या नहीं है ब्रोकन कलर। अच्छा, ये सवाल आ जाता है, अजंता किसके लिए जानी जाती है? किसके लिए? बौद्ध धर्म के, बौद्ध भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाओं के लिए जानी जाती है। परंपरा का आरंभ जोगी महाराज से सबसे पहले अजंता। भित्ति चित्रण की विद्या नहीं है ब्रोकन कलर। तेल चित्रण का आविष्कार किया वान आइक बंधु ने। तेल रंगों का पैलेट पर मिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लेट ना होता है, पैलेट ही बोलते हैं इसे, पैलेट नाइफ का। इस तरीके से उस पर दिखाएं पैलेट नाइफ। बोर्ड पे से देख के इनमें से पैलेट नाइफ है, जो वो क्या है, वो मतलब इसी तरीके का होता है जो सामान्य नाइफ होता है। सर ये तो हो गई प्लेट, हो गई नाइफ। आगे देखिए कौन सा सवाल है? 62। तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को कहते हैं एनकास्टिक। इंपॉर्टेंट सवाल है। तेल चित्रण की प्रविधि नहीं है वाष्प। इसमें और भी कोई उत्तर आ सकता है। तेल चित्रण में प्रयोग नहीं होता जल। जल रंग चित्रण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से। किसी ने यूरोप लिखा हुआ तो यूरोप भी सही है। अगर किसी ने लिखा पुरापाषाण कालीन यूरोपीय गुफाओं से तो वहां भी सही है। पुरापाषाण कालीन यूरोपीय गुफा चित्रकला। किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने हेतु कागज को श्वेत छोड़ा जाता है? जल रंग में। जल रंग चित्रण के पिता माने जाते हैं पाल सैंडबॉय। इंपॉर्टेंट सवाल आएगा पेपर में। पाल सैंडबॉय जो ये थे पाल सैंडबॉय, ये रॉयल अकादमी ऑफ आर्ट के संस्थापक सदस्य भी थे। लिख लीजिए इसको, रॉयल अकादमी ऑफ आर्ट, रॉयल अकादमी ऑफ आर्ट के संस्थापक सदस्य भी थे। अच्छा, पाल सैंडबॉय जो थे जल रंग चित्रण का जनक भी इसी को माना जाता है। अंग्रेजी में, अंग्रेजी थे, अंग्रेज थे। हाँ, पिता जनक एक ही है। अड़सठ नंबर सवाल देखेंगे। जल रंग का चित्रण किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? 18वीं शताब्दी में। जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तुलिकाएं होती हैं सेवल और फिल्बर्ट। हाँ, बाजार में जल रंग मिलते हैं टिक्की में, ट्यूब में, शीशी में, कई रूपों में मिलते हैं, या उपरोक्त सभी में। तीव्र प्रकाश को कहा जाता है हाईलाइट। हाईलाइट के लिए कागज को श्वेत छोड़ा जाता है जल रंग चित्रण में। सफेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतें कहलाती हैं टिंट।
बसली क्या है? कागज की मोटी हाँ, चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल है या कागज की मोटी परत है। वास चित्रण का प्रारंभ हुआ बंगाल स्कूल से। भारत में वास चित्रण का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। बंगाल शैली का जनक भी नहीं माना जाता। जिसमें एक रंग को धरातल पर लगाकर सूखने पर उसे बार बार धोना, पुनः रंगना, फिर धोना कहलाता है वास चित्रण। कागज को सिकुड़ने से बचाने के लिए चित्रण करते समय कागज को गीला करके बोर्ड पर कागज की ब्राउन टेप से चिपकाया जाता है, जिसे माउंटिंग कहा जाता है। यह किस पर लागू होता है? जल रंग पर। यानी कि उसका दफ्ती होती है, दफ्ती पर उसको लगाएंगे, लगा करके एक सेलो टेप से चारों तरफ से चिपका दिया जाएगा। उसके बाद उस पर जल रंग से कार्य करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? माउंटिंग कहेंगे। चित्रण, जल रंग चित्रण शुरू करने से सबसे पहले का काम यही है, माउंटिंग करना। जल रंग तकनीक की कितनी श्रेणियां हैं? 2। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग कहलाता है ग्वास। किस विधि को बॉडी कलर के नाम से जाना जाता है? ग्वास। वॉटमैन कागज कहाँ का उत्पाद है? इंपॉर्टेंट सवाल आएगा पेपर में। इंग्लैंड का, जे वॉटमैन कंपनी का है। भूमि बंधन की 2 क्रियाएं हैं, साइजिंग व प्राइमिंग। तेल चित्रण के लिए प्रारंभिक रेखांकन किया जाता है चारकोल स्टिक से। कोयला नहीं कह सकते, चारकोल ही कहेंगे। चारकोल और कोयले में अंतर होता है। कोयला क्या है? लकड़ी को जला करके बनाया जा सकता है। कोयला लकड़ी को जला करके बनाया जा सकता है, लेकिन चारकोल जला करके नहीं बनाया जा सकता। चारकोल के लिए एक विधि होती है, आसवन विधि। आसवन विधि में क्या होता है, अब पहले सुन लो आप। आसवन विधि में क्या है? एक बड़ा बर्तन है, उसके अंदर एक छोटा बर्तन है। जो छोटा बर्तन है उसमें कोई लकड़ी रखी जाएगी। वो विशेष परिस्थितियों में चारकोल किसका बनता है? अंगूर की लकड़ी का। अगर अंगूर की लकड़ी पर्याप्त नहीं है तो फिर उसमें विशेष लकड़ी का कोई टुकड़ा रखा जाएगा और उस बर्तन को बंद करके आग में फिर पकाया जाएगा। वो होगी आसवन विधि उसकी। उससे जो चारकोल बनेगा अब उसको कोयला नहीं कहेंगे, इसलिए हम आपसे मना करें, कोयला नहीं है। ओके, या अंगूर की लकड़ी से बनता है ये। किंचित गोल किनारे वाली सफेद बालों वाली तुलिका कहलाती है फिल्बर्ट। टूथब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना कहलाता है स्पैटरिंग। जैसे हार्ड ब्रश है, मेरी तरफ देखिए ध्यान, हार्ड ब्रश है, हार्ड ब्रश है। टूथब्रश जो है, टूथब्रश मान लीजिए आप, टूथब्रश है, उसको कलर में भिगोएंगे, यहाँ पे पेज रखेंगे, उसे हाथ से ऐसे करेंगे तो क्या है, उस पर डिजाइन बन जाएगा। अब डिजाइन आप जिस मर्जी तरीके का बना दिए। मतलब आपको कबूतर बनाना, कबूतर की पहले कटिंग कर लीजिए, उसमें ऊपर रखिए और उसके ड्राई ब्रशिंग कर दीजिए उस पर, उसके बाद फिर उसको हटा दीजिए, उस पर वो बन जाएगा। ठीक है, ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा आपको। जब आप पढ़ाने के लिए जाएंगे तो ये सब चीज़ सिखाएंगे। बच्चे जो बेहद इंटरेस्ट लेते हैं और इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि आपकी कभी क्लास मिस नहीं करेंगे। ये वादा है हमारा, कभी क्लास मिस नहीं करेंगे अगर आप उनको क्रिएटिव वर्क सिखाएंगे तो। ठीक है, वो जहां भी आप बैठे रहेंगे ना पूरे स्कूल में, घंटा लगने के बाद तुरंत तुम्हारे पास आप खड़े हो जाएंगे, मैडम ये वहां घंटा ले लो। ठीक है, हाँ, तो ऐसा उनका क्रेज पैदा करना चाहिए बच्चों में, जो ढूंढ ले वो आपको के। हाँ, चलिए सर, इम्पेस्टो का आरंभ किया था जॉन ब्रेट बॉय ने। इंपॉर्टेंट सवाल है। एचिंग में जॉन ब्रेट बॉय, एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहा जाता है इंटेग्लियो। रंग को कपड़े या कागज से रब करने की पद्धति को कहा जाता है फ्रॉटेज। फ्रॉटेज। ब्रोकन कलर का प्रयोग किस पाश्चात्य कलाकार ने किया? कांस्टेबल। इंपॉर्टेंट सवाल है। चेरास्क्यूरो का प्रारंभ किया था लियोनार्डो दा विंसी। इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना कहलाता है आला प्राइमा। इंपॉर्टेंट सवाल है। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है हैचिंग। इंपॉर्टेंट सवाल है। टेम्परा चित्रण में किस धरातल का
उपयोग किया जाता है? जिप्सम ग्राउंड, कैल्शियम ग्राउंड, इनामेल लगी धातु प्लेट। जिप्सम ग्राउंड, कैल्शियम ग्राउंड, इनामेल लगी धातु प्लेट। स्वर्ण विभाजन पद्धति का सिद्धांत कहाँ के लोगों ने विकसित किया? ग्रीक के लोगों ने, किसी ने लिखा है यूनानियों ने, किसी ने यूक्लिड। तो इसमें यहाँ सही कर देंगे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिख देंगे। दर्शकों को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? अभी आया पहला भी सवाल, कितने? 3। वेरी गुड। घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आती, कुछ भी लिख सकते हैं उसमें। अमरूद लिख सकते हैं, केतली लिख सकते हैं, कप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके भी कई उत्तर हो सकते हैं। ऐसा ये सवाल एक आएगा, जो 97 नंबर सवाल है, ऐसा एक सवाल आता है पेपर में, ये निश्चित आता है ऐसा सवाल, लेकिन उत्तर इसमें से नहीं आएगा, चेंज होकर का आएगा। वो आप ही को पहचानना पड़ेगा कौन सी घनाकृति है। श्याम श्वेत वर्णों से चित्रण करने को कहा जाता है वर्ण शून्यता, क्योंकि ना सफेद और ना काला ये रंग की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए क्या कहेंगे उसको? वर्ण शून्यता। अगर किसी कमरे में आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, व्हाइट पुता हुआ कमरा, पूछेगा आपसे कौन सा कलर किया हुआ है इस रूम में, आप फटाक से बताएंगे कौन सा? हाँ, वर्ण शून्यता। नहीं बोलेंगे व्हाइट, व्हाइट बोल दिया तो वो कट कर देगा आपका, और आपको लगेगा मैंने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। देखो इतना आसान सा सवाल पूछ रहे हैं सर आप, है व्हाइट कलर है और फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं, तो वो क्या है? वो गलत है। वहां क्या बोलेंगे? वो वही तो सुनना चाह रहा है, वर्ण शून्यता। व्हाइट तो उसे भी दिख रहा है, वो चाह रहा है, उसमें ऐसा स्पेशल चीज पता है नहीं पता इसकी। अगर किसी एक दीवार है वहां पर, या बोर्ड है, वहां पे बोर्ड भी लगाए रखते हैं वो इंटरव्यू रूम में, कई बार वो खड़े करते तो चलिए पढ़ाइए। तो इंटरव्यू रूम में जो बोर्ड लगा हुआ होता है, पूछेगा मैम बोर्ड किस कलर का है, अभी आप उस भाषा में ही बोलेंगे उसकी, में जो सुनना चाहे, वहां पे वर्ण शून्य है। फिर वो पूछेगा आपसे वर्ण शून्य क्यों है, ये तो ब्लैक है, फिर आप बताएंगे ब्लैक और व्हाइट रंग की श्रेणी में नहीं आते, ठीक है। बोर्ड का रंग होता कैसा है? ब्लैक ही होता है, लेकिन चित्रकला की भाषा में क्या बोलेंगे? वर्ण शून्य। क्यों बोलेंगे? क्योंकि दोनों रंग कलर की श्रेणी में नहीं आते। जो ब्लैक बोर्ड है होता ब्लैक है, लेकिन सबका भविष्य कैसा करता है? वो उज्जवल करता है, सबका भविष्य उज्जवल करता है, होता ब्लैक है। कौन सा सवाल चलेगा? 99। एक ही रंगत में बनाया गया चित्र कहलाता है मोनोक्रोम। देखिए, एक तो क्लास नहीं छोड़ी है भाई, इस समय क्लास नहीं छोड़ी है, जिसकी क्लास छोड़ के दोबारा बताने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो आज की क्लास में शब्द जवान पे आ गए, हो सकता है वो जीवन में मेरे कभी आए नहीं, फिर इसमें किसी क्लास में ना आए, ठीक है। इसलिए क्लास नहीं छोड़िएगा इस समय। मोनोक्रोम, एक ही रंगत में बनाया हुआ चित्र कहलाता है मोनोक्रोम। इंपॉर्टेंट सवाल है। सिग्राफिटो में जिस टूल के प्रथम अंकन खुरचकर किया जाता है उसे कहा जाता है स्पैटूला। ये जो बोर्ड पे देख रहे हैं ये सब स्पैटूला हैं, विभिन्न प्रकार के स्पैटूला हैं। ये स्पैटूला का वर्क बहुत ज्यादा है ड्राइंग के अंदर। अगर आप कुछ भी वर्क करेंगे, इम्पेस्टो में क्या है, जैसे ये कलर है, ये इम्पेस्टो ही कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारा काम है इसका। तो ये जो यंत्र है इसका क्या नाम है? स्पैटूला। स्टूडियो से बाहर कार्य करने हेतु सबसे उत्तम माध्यम है जल रंग, यानी कि स्टूडियो से बाहर आसानी से जिसमें काम किया जा सकता है वो क्या है? वो जल रंग है। एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज कैसा होना चाहिए? किंचित नम होना चाहिए। नम होने से क्या है, उसमें कलर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। दीपा, कैसे खुश हो रहे हो दीपा? क्या मिल गया? चलो बताओ, क्या है तुम्हारे मन में, क्या विचार आ रहे हैं? अच्छा, अभी हमने ये बता दिया ना, खुश रहने से दिमाग 4 गुना काम करता है। तो दीपा चाहती है कि हमारा दिमाग 4 गुना काम करे अभी भी। ऐसा ही है दीपा? चलो हंसना अच्छी बात है। 103 नंबर सवाल देखेंगे। एक परत में चित्रण कार्य किया जाता है पोस्टर रंग में। खसड़ा किसे कहते हैं? स्केच को कहते हैं। खसड़ा क्या है? जैसे छोटा बच्चा है, ध्यान दीजिए,
और वो कहेगा जो मुझे भाई पेंसिल दे दो मम्मी, मुझे पेंसिल दे दो, पेंसिल देगा। आप बैठा लीजिए सामने, वो क्या करेगा? उसी को तो खचड़ा बोलते हैं। ठीक है। उसमें चित्र में क्या है, जेम्स ली ने बच्चों की कला के बारे में बताया है। उसने बच्चों की कला को स्टेप में बांट दिया है, इतने से इतने एज तक की, इतने से इतने एज तक की। अगर आप कलाकार हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पहचानने की कोशिश करेंगे। मॉडर्न आर्ट क्राइस्ट में मोनिका जैसे मॉडर्न आर्ट होता है। पूरी दीवार कर रखी। हाँ, नहीं, बच्चे को स्वतंत्र रखना चाहिए, दीवार करे, पूरी छत करे, उसका बचपन नहीं छीनना चाहिए। बचपन बिल्कुल नहीं छीनना चाहिए। चाहे आपने उससे पेंट कराया है, उसको करने दो, उसको जीने दो अपनी जिंदगी। सर उसकी दादी चिल्लाती है। हाँ, चिल्लाने दो, खूब चिल्लाएं सब, लेकिन उसको उसका जीवन जीने दीजिए। आप उसके स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाइए। वो तो पुताई हो सकती है उसकी, लेकिन उसका जीवन, उसका जो बचपन, वो दोबारा नहीं आएगा। वो लास्ट ही बार है उसका। जब हमारी जो बेटी थी, छोटी सी थी ये, तो हमने रूम ले रखे थे किराए पे, यहीं पर पढ़ाते थे हम। तो वहाँ की जो दीवार थी, जहाँ तक भी उसका हाथ जाता था, जहाँ हाथ नहीं जाता तो कुर्सी खींच करके लाती थी, कुर्सी खींच करके लाती थी। तो उसने उस सारी दीवारों पे उसने बना रखा था, यसी ने, यसी थी जब उस समय। तो एक दिन वो आए किराया लेने के लिए, तो उन्होंने देखा तुमने सारी दीवार खराब कर दी। मैं, चिंता ना करो, जिस दिन जाऊंगा बिल्कुल बढ़िया करा करके जाऊंगा आपकी दीवार को। ठीक है, आप उसकी चिंता ना करो, उसे खराब करने दो। सर मैं तो वहाँ जाके तुम ही कलर और पेंसिल। हाँ, तो फिर हम इस मकान में आ गए। अब यसी का वही सिस्टम था। अब यहाँ पे हमने टाइल्स लगवा दी 5-5 फीट, क्योंकि हमें पता था ये। फिर वही भैया आए एक दिन कि भैया तुमने टाइल क्यों लगवा दी? तो मैं अकेला, वो यसी अब थोड़ी वो इन्हें खराब नहीं करेगी। तो यसी ने क्या काम करा, टाइल के ऊपर भी लिखना शुरू कर दिया। टाइल जहाँ 5 फीट थी, 5 फीट से ऊपर आज भी कई जगह निशान बना रखे हैं। तो छोटे बच्चे, उन्हें करने दो ना जो कर रहा हो, उन्हें खुश रहने दो। जब वो खुश रहेगा तो आप उससे 4 गुना खुश रहेंगे। जैसे दीपा, एक परत में चित्रण कार्य किया जाता है पोस्टर रंग में। खसड़ा किसे कहते हैं? स्केच को कहते हैं। कैंडिस्की की चित्रण विधि किस अंकन के निकट है? स्वतंत्र रेखांकन के। यंत्रों की सहायता से किया गया रेखांकन कहलाता है यांत्रिक रेखांकन। यांत्रिक रेखांकन। जब आप एक अच्छे टीचर बनने जा रहे हैं कुछ समय के बाद, यानी कि 3 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा। पेपर के बाद आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन में ज़्यादा समय लगता ही नहीं है। आप जैसे रिजल्ट निकलेगा, कुछ दिन बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद तुरंत आपका लेटर बनेगा। लेटर के बाद आप कॉलेज में जा करके ज्वाइन कर लेंगे। तो आप एक प्रभावी टीचर बनेंगे। शुरू से एक प्रभावी बने। पढ़ाने का तरीका होता है, एक सिस्टम होता है जो आपको यहीं सीखने के लिए मिलेगा। उसका तरीका क्या है? बच्चों को प्रभावी तरीके से, कई सारे तरीके हैं, एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब जौन सा भी आप प्रभावी तरीके से यूज कर पाए उनमें से। आप बच्चों को, अगर उनका मन है नहीं पढ़ने का, हमेशा थोड़ी होता है पढ़ने का, तो मत पढ़ो भाई, जरूरी थोड़ी है। तो उसको कहानी के माध्यम से भी तो शिक्षा दे सकते हैं आप। कहानी में तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, कहानी भी नहीं सुनना चाहते तो कोई क्रिएटिव वर्क बताओ, देखो यार कैसे बनता है। अब उसके सामने बनाओगे तो सब लग जाएंगे उसको बनाने में। तो बहुत सारे तरीके हैं। आपका उद्देश्य होना चाहिए बच्चे को उत्साहित करना, उसको प्रोत्साहित करना पढ़ाई की तरफ। उसको कहना ना पड़े कि भाई ये काम करना, उसको उत्साहित करना है ताकि वो काम उसको खुद करे। हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, घर में किसी अभिभावक की शिकायत रहती थी कि जी सर बच्चा पढ़ता नहीं है बच्चा, कोई बात नहीं है भाई, नहीं पढ़ता, तो उसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो पढ़ने लग जाए। हमने कहा भाई घर में कितने व्यक्ति हैं? चले जी हमें, हमारी पत्नी है और 2 बच्चे हैं। आप जाकर के क्या करते हैं कि जाकर के तुरंत गए, कंबल में बैठे और मोबाइल देखने लग गए। मम्मी भी आई, कंबल में बैठे और मोबाइल देखने लग गई। तो बच्चे क्या देखेंगे? वो मोबाइल देखेंगे भाई। अगर आप 1 हफ्ते के लिए आप अपना रूटीन चेंज कर लीजिए, केवल 1 हफ्ते के लिए आप जाइए, जाकर के मोबाइल को एक साइड में रखिए स्विच ऑफ करके, या बच्चे को मोबाइल दे दीजिए खेल ले, और आप जाकर के पढ़ना स्टार्ट करिए दोनों। उन्होंने 1 दिन 2 दिन 4 दिन बच्चा मोबाइल में लग रहा। अब उसने देखा ना पापा देखते मोबाइल, ना मम्मी देखती। तीसरे दिन तो उसने खुद वो मोबाइल एक साइड में फेंका, अपनी कॉपी लाया और उनके सामने कुछ ना कुछ बनाने लगा।
ये प्रैक्टिकल है, ये 100% इफेक्टिव है। ना इफेक्टिव हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं यहाँ हमेशा पढ़ता ही रहता हूँ। जैसे आप पढ़ते हैं 8-10 घंटे 12 घंटे, मेरा तो कोई टाइम नहीं है। जब भी मुझे अगर 10 मिनट का भी टाइम है तो मैं यहाँ पे आकर के कुछ ना कुछ कर लूँगा काम, ना का मतलब नहीं है। तो हमारी बेटी आके बैठ जाती है जब भी उसे फुर्सत में रहता, वो यहाँ पे मोबाइल नहीं चला सकती। वो यहाँ पे क्या है, अपना काम करती रहेगी बैठ करके, चाहे उसको काम हो या ना हो, चाहे उसको ये कहना पड़े पापा मैं तुम्हारा काम करा देती हूँ। ठीक है, तो उसको सुधारने के, ऐसा हर जगह नहीं है कि आप थप्पड़ से काम करेंगे, है ना। बच्चे को मारना नहीं है, बच्चे को मारना तो है ही नहीं। जब आप स्कूल में जाएंगे तो प्रिंसिपल साहब जाकर पहले यही बताएंगे कि बच्चों को पीटना नहीं है, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल बैन किया हुआ एकदम से। हमारे पास भी था एक डंडा, बढ़िया, बहुत बजाया था। जिस दिन वो नियम लागू हुआ उस दिन अलमारी में रख दिया, और उस दिन के बाद निकाला नहीं है। हालांकि हम पीट देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन पिटेगा कब बच्चा, तब उसको हाँ गलती का एहसास कराएंगे आप। ये नियम है, कोई बात नहीं है, इसके नियम है पढ़ाने के, वो आपको फॉलो करने हैं। आप एक अच्छे टीचर बनेंगे और 1000 की क्षमता वाले बनेंगे, जिसमें 1000 की क्षमता है। जैसे ये लड़की आप देख रहे हैं, 2 लड़कियां हैं, तीनों हैं, ये 4 हैं टॉपर हैं। ये कितने लोगों में से छठे थे? अब जिसने DSSB जैसा टॉप किया हो, और वो कितने में से छठा होगा? हर राज्य का स्टूडेंट वहां आता है, तो कुछ तो विशेष होगा इसमें, है ना विशेष। हाँ, तो ऐसे बनिए। अब इसमें विशेष ये है, जब 1 लाख में से छट के आ सकता है, तो स्कूल में अगर 200 का स्टाफ है तो 200 में से भी विशेष ही होगा। अगर कोई व्यक्ति 100 बच्चे पढ़ाने की क्षमता रखता है तो मेरा एक बच्चा 1000 स्टूडेंट को बिल्कुल शांत करके बैठा सकता है। इनमें ये क्षमता है, ये क्षमताएं डेवलप की हुई हैं। क्षमताएं एक दिन में डेवलप नहीं होती हैं, उनको डेवलप होने में टाइम लगता है। जैसे पेड़ है, आपने आज एक पेड़ लगा दिया, अब वो ऐसा थोड़ी है कल आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना। वो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और जिस दिन बड़ा हो गया वो क्या है, छायादार हो जाएगा, एकदम से छायादार हो जाएगा। जरूरी नहीं है हर जो पौधा है फल दे, कुछ जो पौधे होते हैं वो छाया भी उनकी इतनी सुखद होती है कि वो फल से भी ज्यादा। तो ऐसे वृक्ष डेवलप किए हैं हमेशा। आपसे भी यही अपेक्षा रखेंगे कि ऐसे वृक्ष डेवलप करते रहेंगे। जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है ये कई सौ साल पुराना है, 5000, 6000, 10,000, कितने, जब से व्यक्ति का जन्म हुआ हम तब से ही तो चलते आ रहे होंगे। आ रहे होंगे ना चलते। उन्हीं के, वो हमारे पूर्वज तो उन्हीं की तो संतानें रहे होंगे। अब इतने साल से, हजारों साल से जो ज्ञान जुड़ता आ रहा, थोड़ा 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 थोड़ा, तो आपको तो बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है। आप जब ज्ञान देंगे तो उसमें आप डेवलप करेंगे। जब तक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी होंगी तो आप उस ज्ञान में क्या है वो जोड़ देंगे। आपके बाद जो पीढ़ी आएगी वो उसमें जो डेवलपमेंट होगा, उस समय में जो नई टेक्नोलॉजी आएगी वो उसमें उसे जोड़ देंगे। तो क्या है, हमेशा निरंतर उसमें बढ़ता जाता है। अच्छा, अब वो अवन्नति की तरफ कब जाएगा, जब पढ़ा तो दिया लेकिन आपने उसको किसी को नहीं सिखाया, तो वहां से क्या है, अवन्नति की तरफ जाएगा। आपको किधर जाना, उन्नति की तरफ। अवन्नति की तरफ सोचना ही नहीं है। जरूरी नहीं है आप नौकरी करके ही सिखाएं, बहुत सारे तरीके होते हैं सिखाने के। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? 1662 में बनी। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, ऊपर खाली जगह है, लिखिए ग्रेफाइट पेंसिल की खोज 1560 के आसपास हुई थी। 1560 के आसपास हुई थी। इंग्लैंड के कुम्ब्रिया क्षेत्र में, इंग्लैंड के कुम्ब्रिया क्षेत्र, कुम्ब्रिया क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल लिखेंगे, लिक्विड ग्रेफाइट पेंसिल का आविष्कार, लिक्विड ग्रेफाइट पेंसिल का आविष्कार स्क्रिप्टो आदि से छोटी स्क्रिप्टो और पार्कर पेन ने
सबसे महंगा पेन आता पार्कर का। पार्कर पेन ने 1955 में किया था, 1955 में किया था। अब सवाल तो एक जैसा ही लगेगा पेपर में, लेकिन दोनों का उत्तर अलग अलग है भाई इनका। अगर लिक्विड ग्रेफाइट बोलता है तो 1955, अब ग्रेफाइट बोलता है तो 1560। अब ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? 1662 में बनी। सवाल 3 है, लेकिन लगेंगे पेपर में एक जैसे ही है, तो इसको ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देखने की जरूरत है। आएगा एक सवाल यहाँ से, अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयोग की में लाई जाती है? सीडार। सीडार। चित्र बनाते समय पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? 15 डिग्री। पेंसिल HB का शब्दार्थ होता है, H का अर्थ है हार्ड, B का अर्थ है ब्लैकनेस। ये 109 नंबर भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इंग्लैंड में फेवर ने पेंसिल कंपनी कब स्थापित की? 1761 में। और पेंसिल का आविष्कार कब हुआ? 16वीं शताब्दी में। यही लिख लीजिए इसको भी, पेंसिल का आविष्कार हुआ 16वीं शताब्दी में। 112 नंबर सवाल है, रेजिन तथा जल्दी सूखने वाले सॉल्वेंट का घोल फिक्सेटिव तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? पेस्टल। बिना 114 लिथोग्राफी की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट सवाल है, अलायस सेनफेल्डर ने। अलायस सेनफेल्डर ने। ये कई जगह अलायस सेनेफेल्डर भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो समझ लेंगे आप पेपर में, इसको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ऐसे सवालों को। 1796 बवेरिया में, बवेरिया। और भारत में किसने की थी? राजा रवि वर्मा ने। बहुत बार आ चुका है, फिर भी नहीं बोलते हैं। किस सन में? 1894 में। कहां पर? वेरी गुड, बस इतना बहुत है। एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंटर बनाए जा सकते हैं? लगभग 1000। कौन सी ग्राफिक विद्या नहीं है? ब्लो एंड ब्लास्ट। मोम लगाकर कपड़े की प्रविधि को कहा जाता है वाटिक। इंपॉर्टेंट है, कल आपको बताया जा चुका है, और इसमें एक शॉर्ट वीडियो बना करके भी मैंने डाल दी है, आपको देख सकते हैं उसको। एक बार में एक ही रंग प्रयोग किया जाता है, मोम। वाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? मोम। जावा के निवासी मोम किससे लगाते थे? टीजांटिक तकनीक से, टीजांटिंग। वाटिक में क्रैक ज्यादा लाने के लिए हेतु कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? पैराफिन वैक्स। इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, कभी कभी आता है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आ जाता है कई बार, 2-4 साल में एक बार आ जाता है, यानी कि 5 साल में एक बार रिपीट कर देते हैं इस प्रश्न को। एक्रेलिक चित्रण का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ? लैटिन ग्रुप द्वारा। एक्रेलिक रंगों हेतु प्रयुक्त माध्यम है स्पैटरिंग। जल भी है भाई, क्योंकि एक्रेलिक में जल और तेल मिलाकर दोनों से ही बनते हैं एक्रेलिक। छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास रखकर छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाना कहलाता है बिंदु वर्तना। इसको स्पैटरिंग बोलते हैं, बिंदु वर्तना। चित्र की सुरक्षा हेतु कांच से फ्रेम कराकर रखा जाता है। क्रेयॉन, पेस्टल और जल रंग। क्रेयॉन, पेस्टल और जल रंग। 125 सवाल आपके कंप्लीट हो गए। इनमें से भी कम से कम 10 सवाल ऐसे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी वही है, उनको आप याद करिए, देखिए, हाईलाइट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन याद करिए।